हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सरकारी कर्मियों के लिए खुशखबरी, क्रिसमस से पहले मिलेगा वेतन। हेमंत सरकार ने क्रिसमस को लेकर दिसंबर महीने के वेतन का भुगतान 23 दिसंबर से करने का निर्णय लिया है। झारखंड हाईकोर्ट के महानिदेशक ने पत्रांक 3170 15 दिसंबर 2025 के माध्यम से राज्य सरकार को अनुरोध किया गया था। इसके बाद झारखंड सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार झारखंड सरकार, राज्यपाल सचिवालय, झारखंड उच्च न्यायालय तथा विधानसभा सचिवालय के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को माह दिसंबर के मासिक वेतन का भुगतान 23 दिसंबर 2025 से किया जाएगा। इस संबंध में सरकार के उप सचिव ज्योति कुमारी झा ने राज्य के सभी कोषागार को पत्र जारी करते हुए 23 दिसंबर से मासिक वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने को निर्देश दिया है। त्योहार को लेकर समय पूर्व वेतन देने की परंपरा रही है, चाहे वो दुर्गा पूजा हो या दीपावली, छठ या ईद या होली या क्रिसमस। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को ये सुविधा प्रदान करती रही है। इससे पहले दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के मौके पर भी हेमंत सरकार ने कुछ ऐसे ही फैसले लिए थे। राज्य सरकार के इस निर्णय का झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने स्वागत किया है। राज्य कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि त्योहार के मौके पर वेतन आ जाने से जहां इस मौके पर होने वाले खर्च को करने में सहूलियत होती है, वहीं घरेलू बाजार भी इससे मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि क्रिसमस एक खास पर्व है और इसके साथ ही नया साल का जश्न शुरू होता है। ऐसे में समय से पूर्व वेतन मिल जाने से दुगनी खुशी कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों को मिलेगा। झारखंड में शीतल लहर, मुख्यमंत्री ने लोगों से की ठंड से बचने की अपील। झारखंड में जारी शीतल लहर को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से सतर्कता बरतने और सुरक्षित रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोग अनावश्यक यात्रा से बचें, विशेषकर सुबह और शाम के समय जब ठंड का प्रभाव अधिक रहता है। साथ ही गर्म कपड़े पहनने और बच्चों तथा बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री ने अलाव या हीटर का सुरक्षित उपयोग करने और घरों में पर्याप्त वायु संचार बनाए रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ठंड के कारण यदि खांसी, जुकाम, कमजोरी, भ्रम या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। आपात स्थिति में 108 एम्बुलेंस सेवा, 104 स्वास्थ्य विभाग हेल्पलाइन अथवा 180034565540 पर संपर्क करने की जानकारी भी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। रामगढ़ में ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत, 2 अन्य घायल। रामगढ़ जिला समाहरणालय के पास शुक्रवार को ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इस हादसे में बाइक पर सवार अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार बाइक पर 3 लोग सवार थे। इनमें एक बुजुर्ग सुखदेव महतो थे। उन्हें अस्पताल में इलाज कराने के बाद बाइक से ही घर ले जाया जा रहा था, तभी समाहरणालय के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक के पीछे से धक्का मार दिया। इस हादसे में बाइक चला रहे हरेंद्र कुमार महतो की मौके पर ही मौत हो गई। वो मुरुबंदा का रहने वाला था। बाइक पर पीछे बैठे बुजुर्ग सुखदेव महतो और एक अन्य युवक राहुल महतो घायल हो गए। दोनों घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। सुखदेव महतो को हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रिम्स रांची रेफर कर दिया। वहीं राहुल महतो को पैर में हल्की चोट लगी है। उसने बताया कि हम लोग रामगढ़ के इलाज कराकर घर लौट रहे थे, तभी 10 चक्का ट्रक ने पीछे से धक्का मार दिया। ट्रक का चक्का बाइक चला रहे हरेंद्र कुमार महतो के सिर पर चढ़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद परिजनों व स्थानीय लोगों ने शव के साथ सड़क जाम कर दी। परिजन मुआवजे की मांग पर अड़े थे। सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और परिजनों को समझाकर जाम हटाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ भेज दिया है। आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, बरामद किए 1000 से ज्यादा कछुए। वाराणसी से ले जाया जा रहा था फरक्का। झारखंड के साहिबगंज जिले में ट्रेन से 1000 से ज्यादा प्रतिबंधित कछुए बरामद किए गए हैं। आरपीएफ ने 2 महिला और 1 पुरुष को भी गिरफ्तार किया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। दरअसल बरहड़वा स्टेशन पर आरपीएफ चेकिंग कर रही थी। इस दौरान डाउन फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन से अलग अलग साइज के 1000 से ज्यादा प्रतिबंधित कछुए बरामद हुए। इस चेकिंग अभियान के दौरान 2 महिलाओं और 1 पुरुष को भी गिरफ्तार किया गया। सभी कछुओं को 22 बैग में भरकर तस्करी की जा रही थी। आरपीएफ की कार्रवाई के दौरान कुछ तस्कर भागने में कामयाब रहे। फिलहाल आरपीएफ आगे की जांच कर रही है। वहीं आरपीएफ की ओर से वन विभाग को भी जानकारी दे दी गई है, ताकि वे कछुओं की गिनती करके उन्हें सुरक्षित जगह पर छोड़ सकें। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ की जा रही है।
पूछताछ के दौरान पता चला कि कछुओं को वाराणसी स्टेशन पर एक बड़े तस्कर ने 2 महिलाओं और एक पुरुष को फरक्का ले जाने के लिए दिया था। तस्करों के पास इतनी भारी मात्रा में कछुआ कहां से आया और वे इसे किसके संरक्षण में ला रहे थे, इसकी जांच चल रही है। वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है और कछुओं को सुरक्षित रूप से गंगा नदी में छोड़ दिया जाएगा। झारखंड में शिक्षक बहाली का बड़ा रोडमैप, अगले साल 40,000 पदों पर होगी नियुक्ति। झारखंड सरकार राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को नई गति देने की तैयारी में है। इसी कड़ी में अगले वर्ष 40,000 शिक्षकों की बहाली की योजना बनाई गई है। ये नियुक्तियां प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 1ली से 5वीं तथा 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए सहायक आचार्यों के पदों पर होंगी। दरअसल सरकार ने पहले सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन इस प्रक्रिया में केवल 11,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो सकी। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के अभाव और अन्य कारणों से करीब 15,000 पद खाली रह गए। अब इन रिक्त पदों के साथ साथ 23,999 नए पदों पर भी बहाली की तैयारी है। इस तरह कुल मिलाकर 40,000 पदों के लिए एक साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार मिडिल स्कूलों की स्थिति सुधारने पर भी खास ध्यान दे रही है। जहां अब तक सहायक अध्यापक नेतृत्व कर रहे थे, वहां सहायक आचार्यों की पद स्थापना की जा रही है। साथ ही राज्य में 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने की योजना पर काम चल रहा है। आने वाले वर्ष में इन स्कूलों को आधुनिक संसाधनों से लैस किया जाएगा और यहां सीबीएसई पैटर्न के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है। इधर माध्यमिक शिक्षकों के 1,373 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है और जनवरी में परीक्षा होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा 1ली से 8वीं कक्षा के लिए 3,451 विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन भी आमंत्रित किए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 में राज्य को 11,000 नए शिक्षक मिल चुके हैं। इनमें 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के रूप में गणित, विज्ञान, भाषा और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक शामिल हैं, जबकि 1ली से 5वीं कक्षा के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य बहाल किए गए हैं। सभी शिक्षकों का जिलावार पदस्थापन पूरा कर लिया गया है। शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए सरकार शिक्षकों के निरंतर प्रशिक्षण पर भी जोर दे रही है। इसके तहत राज्य भर में आवासीय और दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर और बेहतर हो सके। चतरा में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चतरा जिले में पत्थलगड़ा थाना पुलिस ने बोलेरो चोरी के मामले में सफलता हासिल की है। पुलिस ने लगातार तकनीकी और भौतिक अनुसंधान के बाद 6 दिनों के अंदर 2 पेशेवर वाहन चोरों को गाड़ी के साथ दबोचा है। उनकी निशानदेही पर एक दूसरे जिले से भी चोरी हुई दूसरी बोलेरो को भी बरामद किया है, जिससे ये स्पष्ट है कि दोनों आरोपी एक सक्रिय अंतर जिला वाहन चोर गिरोह के सदस्य हैं। पुलिस ने जगरनाथी गांव से चोरी हुई बोलेरो को चला रहे रंजीत जायसवाल पुलिस की नजर में आया और उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में रंजीत ने खुलासा किया कि उसके साथ चोरी में विकास कुमार भी शामिल था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र के चट्टीपेटों में छापेमारी की और विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही उसके पास से लोहरदग्गा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र से चोरी हुई बोलेरो बरामद की गई है। दोनों वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी लंबे समय से वाहन चोरी के काम में सक्रिय थे। कई जिलों में वाहन चोरी की घटनाओं में इनकी संलिप्तता पाई गई है। ये दोनों पेशेवर चोर मिलकर विभिन्न इलाकों से बोलेरो और दूसरे वाहनों की चोरी करते हैं। रामगढ़ में जंगली हाथियों का हमला, 2 लोगों को कुचलकर मार डाला। रामगढ़ जिले में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक चरम पर है। पिछले 3 दिनों में हाथियों ने 6 लोगों पर हमला किया था, जिसमें 4 लोगों की मौत मंगलवार को हुई थी। वहीं एक बार फिर शुक्रवार को जिले के 2 अलग-अलग वन क्षेत्रों में हाथियों ने 2 लोगों को कुचलकर मार डाला। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे कुज्जू वन क्षेत्र के कर्मा सुगिया प्रोजेक्ट के पेट ऑफिस के सामने कोयला चुनने गए सुगिया गांव निवासी लोकनाथ मुंडा 40 वर्ष को जंगली हाथी ने मार डाला। वहीं दूसरी घटना रामगढ़ वन क्षेत्र में हुई है, जिसमें कुंदरू सरैया ईंट भट्टे में काम कर रही महिला मजदूर काजल देवी 32 वर्ष पर भी हाथियों ने हमला कर दिया, जिसमें महिला की मौत हो गई है। साथ ही हाथियों ने दर्जनों ग्रामीणों की फसल, बाउंड्री और घरों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं हाथियों की मौजूदगी से लोगों में दहशत है।
आपको बता दें कि रामगढ़ जिले में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। जिले के कुज्जू, वेस्ट बोकारो और रामगढ़ थाना क्षेत्र में जंगली हाथी विचरण कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार झुंड में 42 हाथी हैं, जो अलग अलग जगह पर शहरी इलाकों में घुसकर जानमाल के साथ साथ घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों को सुरक्षित वन क्षेत्र भेजने में रामगढ़ वन विभाग की टीम विफल साबित हो रही है। पिछले मंगलवार को एक ही दिन में हाथियों ने शाम से लेकर रात तक 4 लोगों को कुचलकर मार डाला था, जिसमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल थीं। वर्तमान में सिरका क्षेत्र में 7 हाथी, सुगिया क्षेत्र में 4 हाथी, तोपा क्षेत्र में 4 हाथी, उखरबेड़ा क्षेत्र में 11 हाथी, छत्तर मांडू क्षेत्र में 3 हाथी, गोबरदाह क्षेत्र 1 हाथी फिलहाल मौजूद हैं। पहली बार इन क्षेत्रों में हाथियों के आगमन से लोगों में दहशत है। हालांकि वन विभाग की टीम ने लोगों से हाथियों के करीब नहीं जाने की अपील की है। वन विभाग के रेंजर बटेश्वर पासवान ने शुक्रवार को दोनों पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता राशि के तौर पर 25,000 रुपए दिए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हाथी के करीब जाकर सेल्फी या फोटो लेने की कोशिश न करें, साथ ही रात होने पर घरों से बाहर ना निकलें। साथ ही वर्तमान में जिस क्षेत्र में हाथी विचरण कर रहे हैं, उस क्षेत्र के लोगों से बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की अपील की है। उन्होंने बताया कि 42 हाथियों का झुंड अलग अलग क्षेत्र में विचरण कर रहा है, जिसमें शहरी और ग्रामीण इलाकों के लोग इसकी जद में हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने सभी जिला अध्यक्षों और विधायकों संघ की बैठक, पार्टी स्थापना दिवस तैयारी पर मंत्रणा। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य के राजू ने शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के सभी विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए, साथ ही कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि झारखंड कांग्रेस अपने स्थापना दिवस के दिन यानी 28 दिसंबर के दिन राज्य भर में बूथ स्तर पर स्थापना दिवस मनाएगी। इस कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत और वार्ड में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर झंडा फहराएंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि आज की बैठक में सभी जिलाध्यक्षों और विधायकों को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। शहरी क्षेत्र में हर वार्ड में कांग्रेस का झंडा फहराया जाएगा, तो ग्रामीण क्षेत्र में हर पंचायत में कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा फहराएंगे। वहीं आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 17 जनवरी के बाद 20 दिन तक हर ब्लॉक स्तर पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान SIR को लेकर BLA की ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आवाज रिकॉर्डिंग मामले को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले में CLP ने अखबार को नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पेन ड्राइव नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के पास कैसे पहुंचा, इसे लेकर भी नोटिस भेजा जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि मोदी सरकार ने लोगों का रोजगार छीना, मनरेगा को खत्म कर ग्रामीण जनता के रोजगार की गारंटी छीन ली गई। के राजू ने कहा कि मनरेगा में ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, जो नए विधेयक में समाप्त कर दिया गया। मनरेगा में किस गांव में काम होगा, ये बार्गेनिंग पावर मजदूरों के हाथों में थी, लेकिन अब इसे केंद्र की सरकार तय करेगी। मनरेगा के तहत 90% फंड केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब सिर्फ 60% राशि केंद्र सिर्फ चुनिंदा क्षेत्रों में देगी। उन्होंने कहा कि इससे गरीब राज्यों में मनरेगा के तहत मिलने वाला रोजगार स्वतः समाप्त हो जाएगा। पलामू जिले में अबुआ आवास योजना की रफ्तार सुस्त। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना पलामू जिले में गति नहीं पकड़ पा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट से स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में जरूरतमंद परिवार आज भी अधूरे मकानों में रहने को मजबूर हैं। 2 वर्षों में 45,000 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए थे, लेकिन किश्त भुगतान और निर्माण की सुस्त रफ्तार योजना में बड़ी बाधा बन रही है। अबुआ आवास योजना का उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को समय पर पक्का मकान उपलब्ध कराना है, लेकिन 2 वर्षों की संयुक्त प्रगति ये संकेत देती है कि भुगतान व्यवस्था, तकनीकी स्वीकृति और फील्ड मॉनिटरिंग में बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। दोनों वर्षों की रिपोर्ट का साझा निष्कर्ष है कि दूसरी, तीसरी और चौथी किश्त के भुगतान में देरी योजना की सबसे बड़ी बाधा है। निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमत और मजदूरी के कारण लाभुक पहली किश्त की राशि से आगे निर्माण नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जबकि प्रशासन की ओर से नोटिस जारी कर दबाव बनाया जा रहा है। दूसरी ओर दूसरी किश्त का समय पर भुगतान नहीं होने से कई आवास आधार स्तर पर ही लटक गए हैं। तीसरी और चौथी किश्त में देरी के कारण निर्माण कार्य रुक रुक कर चल रहा है, जिससे लाभुकों की परेशानी और बढ़ गई है। अब वंदे भारत ट्रेन में मिलेगा झारखंड बिहार का स्वाद, परोसी जाएगी चंपारण पनीर। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा और अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में देश के अलग अलग राज्यों के पारंपरिक व्यंजन परोसे जा रहे हैं। ऐसे में रांची के लिए चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में खास व्यवस्था की गई है। पटना से रांची के बीच चलने वाली 22,349 पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस में अब यात्रियों को बिहार का प्रसिद्ध चंपारण पनीर खाने को मिल रहा है।
इससे पटना से रांची या रांची से पटना आने जाने वाले यात्रियों को अपने क्षेत्र के स्वाद का आनंद सफर के दौरान ही मिलेगा। रेलवे का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को उनके क्षेत्र की संस्कृति और खाने से जोड़ना है। अब ट्रेन यात्रा सिर्फ सफर नहीं बल्कि स्वाद और परंपरा का अनुभव भी बनेगी। धनबाद में पीडीएस सिस्टम को हाईटेक बनाने की पहल, डीसी ने डीलरों को बांटी 4G ई पोस्ट मशीनें। धनबाद जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को पारदर्शी, सुचारू और तकनीक सक्षम बनाने की दिशा में पहल की गई है। डीसी आदित्य रंजन ने शुक्रवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में पीडीएस डीलरों के बीच 4G ई पोस्ट मशीनों का वितरण किया। डीलरों को मशीन की कार्यप्रणाली, उपयोगिता और तकनीकी विशेषताओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई। एडीएम सप्लाईज याउल अंसारी ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के कुल 791 पीडीएस डीलरों के बीच 4G ई पोस्ट मशीनों का वितरण किया जाना है। मशीन वितरण के साथ ही डीलरों को इसके संचालन, लाभुकों के साथ व्यवहार करने और समय पर खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण करने का सख्त निर्देश भी दिया। डीसी ने स्पष्ट किया कि पीडीएस सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौके पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी पंकज कुमार भी उपस्थित थे। अवैध शराब कारोबार पर कार्रवाई, धनबाद और हजारीबाग के सहायक उत्पाद आयुक्तों को शो कॉज। राज्य में अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए उत्पाद विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने इस संबंध में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए धनबाद और हजारीबाग के सहायक उत्पाद आयुक्तों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। उत्पाद आयुक्त लोकेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। धनबाद के सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी और हजारीबाग के सहायक उत्पाद आयुक्त शिव कुमार साहू से अवैध शराब की रोकथाम में कथित लापरवाही को लेकर विस्तृत जवाब मांगा गया है। शो कॉज नोटिस के अलावा विभाग ने जांच में लापरवाही पाए जाने के बाद धनबाद और हजारीबाग के 2 अवर निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है। निलंबित किए गए अधिकारियों में अमित कुमार गुप्ता और कृष्ण कुमार प्रजापति शामिल हैं। उत्पाद आयुक्त के निर्देश पर गठित एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो (EIB) की विशेष टीम राज्य भर में अवैध शराब से जुड़ी शिकायतों पर लगातार सक्रिय है और ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इस विशेष अभियान के तहत कई ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है ताकि संगठित अवैध शराब के कारोबार को जड़ से खत्म किया जा सके। देवघर जिले के 42 पैक्सों में धान की खरीद शुरू। देवघर डीसी के निर्देश पर जिले में खरीफ मौसम 2025-26 के अंतर्गत पैक्सों में धान की खरीद शुरू हो गई है। धान की खरीद सुचारू रूप से कराने के लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों में कुल 42 पैक्सों का चयन किया गया है। विभाग ने इस साल जिले को 3 लाख क्विंटल धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया है। किसानों से धान की खरीद के लिए साधारण किस्म का एमएसपी 2,369 रुपये प्रति क्विंटल व ग्रेड 1 किस्म के लिए 2,389 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्रति क्विंटल 81 रुपये की दर से बोनस का भुगतान भी किया जाएगा। बताया गया कि पिछले खरीफ विपणन मौसम में 2,90,000 क्विंटल लक्ष्य के विरुद्ध 90,047 निबंधित किसानों में से मात्र 2,01,144 किसानों ने 1,55,909 क्विंटल धान की बिक्री की थी। इस परिप्रेक्ष्य में सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि निबंधित किसानों को पैक्सों में धान बेचने के जनप्रतिनिधियों व अन्य माध्यमों से प्रेरित करें, साथ ही उन्हें बिचौलियों या खुले बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दर पर धान बिक्री नहीं करने के लिए जागरूक करें। हाईकोर्ट से पथ निर्माण के सचिव को आरोप गठन के लिए नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक अभियंता नियुक्ति नियमावली तैयार नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है। शुक्रवार को हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार से कहा कि कोर्ट के पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ, ऐसे में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव एवं कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना नोटिस जारी करते हुए आरोप गठन पर सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। इस मामले में जेएसएससी की ओर से पक्ष रख रहे अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने कोर्ट को बताया कि 18 दिसंबर को ही उन्हें सरकार की ओर से सहायक अभियंता नियुक्ति नियमावली का ड्राफ्ट भेजा गया है। नियुक्ति नियमावली तैयार करने में कई प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिसमें समय लगेगा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि 4 अक्टूबर के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ, ऐसे में अब संबंधित अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस संबंध में डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन, सत्यमोहन घोष सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। ताशे की धुन पर थिरके झारखंड के खिलाड़ी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की ऐतिहासिक जीत का जेएससीए में जश्न।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहली बार जीतकर इतिहास रचने के बाद झारखंड की क्रिकेट टीम में उत्साह चरम पर है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद टीम के कप्तान ईशान किशन समेत कई खिलाड़ी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) परिसर पहुंचे, जहां जीत का जश्न पूरी शान और शौकत के साथ मनाया गया। ताशे की धुन पर खिलाड़ी और समर्थक झूमते नजर आए, जिससे पूरा परिसर उत्सव के रंग में रंग गया। JSCA परिसर में टीम के पहुंचते ही ढोल ताशों की गूंज सुनाई देने लगी। खिलाड़ियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया और प्रशंसकों ने तालियों और नारों के साथ टीम का उत्साह बढ़ाया। ताशे की धुन पर खिलाड़ियों का थिरकना इस बात का प्रतीक था कि ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि झारखंड क्रिकेट के संघर्ष और मेहनत की जीत है। इस मौके पर कप्तान ईशान किशन ने कहा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतना झारखंड क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल है। उन्होंने कहा, ये जीत पूरी टीम के सामूहिक प्रयास का नतीजा है। हर खिलाड़ी ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। ताशे की धुन पर आज जो खुशी दिख रही है, वो महीनों की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कोचिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ और JSCA प्रबंधन को भी इस सफलता का श्रेय दिया है। टीम के दूसरे खिलाड़ियों ने भी इस जीत को राज्य के क्रिकेट इतिहास में मील का पत्थर बताया। खिलाड़ियों का कहना था कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान टीम ने दबाव में भी संयम बनाए रखा और हर मुकाबले को एकजुट होकर खेला। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में संतुलित प्रदर्शन ने टीम को खिताब तक पहुंचाया। JSCA के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि ये जीत झारखंड के युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा बनेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले सालों में झारखंड क्रिकेट और भी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मिली ऐतिहासिक सफलता झारखंड क्रिकेट के स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है। झरिया में 6 अवैध अंडरग्राउंड खादानों का खुलासा, हजारों बोरा कोयला जब्त। झरिया के कपूरगढ़ा इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोयला तस्करों द्वारा कंपनी की जमीन पर कंपनी के समानांतर 6 अवैध अंडरग्राउंड खादानें खोलकर धड़ल्ले से कोयले का खनन किया जा रहा था। इन खादानों से प्रतिदिन 60 से 70 टन से अधिक कोयला निकाले जाने की जानकारी सामने आई है। इसका खुलासा शुक्रवार को उस समय हुआ जब BCCL के क्षेत्रीय महानिदेशक के आदेश पर नोडल अधिकारी अभिषेक झा और सुरक्षा बल के अधिकारी सुरेंद्र सिंह जांच के लिए मौके पर पहुंचे। वहां करीब 5000 बोरों में कोयला जमा करके रखा मिला। मिली जानकारी के अनुसार कोयला माफिया द्वारा कंपनी की जमीन पर ही आधा दर्जन से अधिक निजी अंडरग्राउंड खादानें खोल दी गई हैं। इन खादानों में दिन रात दिहाड़ी मजदूरों को लगाकर अवैध रूप से कोयले का खनन किया जा रहा है। खनन किए गए कोयले को रात के अंधेरे में ट्रकों पर लादकर बाहर भेज दिया जाता है। बताया जाता है कि अवैध कोयला खनन पर वर्चस्व बनाए रखने के लिए इस इलाके में कई बार खूनी संघर्ष भी हो चुके हैं। इसके बावजूद कोयला माफियाओं के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। गौरतलब है कि पूर्वी झरिया क्षेत्र के प्रबंधन के आदेश पर पहले भी इस स्थान पर छापेमारी की गई थी, जिसमें 200 टन से अधिक अवैध कोयला जब्त किया गया था। इस ताज़ा खुलासे के बाद क्षेत्रीय प्रबंधन और सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। रांची में सरकारी प्रमोशन में OBC आरक्षण की मांग ने पकड़ी रफ्तार, 21 दिसंबर को गोल बंद होंगे कर्मचारी। झारखंड में OBC आरक्षण को लेकर चल रही मांग अब तेज होने लगी है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत OBC वर्ग के अधिकारी कर्मचारी अब गोलबंद होकर आंदोलन करने की तैयारी में है। इसी के तहत आगामी 21 दिसंबर को नामकुम के डिप्लोमा अभियंता संघ भवन में राष्ट्रीय OBC अधिकारी कर्मचारी मोर्चा के बैनर के तले सामाजिक न्याय और OBC अधिकार सम्मेलन आयोजित कर सरकार पर दबाव बनाने में जुटे हैं। इसमें खास बात यह है कि इस सम्मेलन में झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी यादव, BJP विधायक दल के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP महेंद्र मोदी की मौजूदगी में राज्य सरकार में कार्यरत OBC वर्ग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। राज्य में आरक्षण को लेकर गोल बंद हो रहे OBC समाज द्वारा खूंटी समेत 7 जिलों में OBC आरक्षण शून्य होने का विरोध करते हुए जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी की आवाज बुलंद करेंगे। राष्ट्रीय OBC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि सम्मेलन के जरिए SC, ST, EWS की तरह OBC को भी जनसंख्या अनुपात में आरक्षण की मांग की जाएगी। इसके अलावा सरकारी नौकरी में भी अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रोन्नति में आरक्षण का स्पष्ट और प्रभावी प्रावधान लागू करने की मांग की जाएगी। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय OBC अधिकारी कर्मचारी मोर्चा के महासचिव शिवानंद काशी ने कहा कि इन मांगों के जरिए हम सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे, जिससे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा मिल सके। बिहार हिजाब प्रकरण पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दी तीखी प्रतिक्रिया, महिला चिकित्सक को दिया बड़ा ऑफर। बिहार में चिकित्सक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला चिकित्सक के चेहरे से हिजाब हटाने का मामला गरमाया हुआ है।
इस क्रम में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए बड़ी घोषणा कर दी है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बिहार की महिला चिकित्सक डॉक्टर नुसरत को 3 लाख रुपए प्रति माह वेतन और मनचाही पोस्टिंग का झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में ऑफर किया है। आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने ये जानकारी दी है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा एक महिला के साथ सरेआम किए गए दुर्व्यवहार ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। जिस तरह एक डॉक्टर, एक बेटी और एक महिला का अपमान, अभद्रता और हिजाब खींचने जैसी शर्मनाक हरकत की गई, ये केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि मानव गरिमा, इज्जत और संविधान पर सीधा प्रहार है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ये किसी एक समुदाय का नहीं बल्कि हर माँ बेटी की अस्मिता और सम्मान का सवाल है। ऐसी घटना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकती। झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि ऐसे में राज्य की हेमंत सरकार ने एक ऐतिहासिक, साहसिक और मानवीय निर्णय लेते हुए बिहार की महिला चिकित्सक डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड स्वास्थ्य सेवा में शामिल होने का खुला, सुरक्षित और सम्मानजनक प्रस्ताव दिया है। नशे के कारोबार पर हाईकोर्ट सख्त, कहा बड़े माफियाओं तक पहुंचना जरूरी। झारखंड में नशीले पदार्थों की बढ़ती अवैध बिक्री को गंभीर मानते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी को सख्त निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल छोटे तस्करों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है बल्कि बड़े माफिया तक पहुंचना जरूरी है, अन्यथा एनडीपीएस एक्ट का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि पुलिस की ओर से दायर शपथ पत्र में बाहरी राज्यों से नशीले पदार्थों की आपूर्ति की बात तो कही गई है, लेकिन अंतर्राज्यीय तस्करों, पैसों के लेन देन, मनी ट्रेल और मोबाइल संपर्कों की प्रभावी जांच नहीं की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्देश पर राज्य के डीजीपी और एनसीबी पटना जोन के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। डीजीपी ने कोर्ट को बताया कि नशे के खिलाफ एक मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार की जा रही है, जिसे 1 माह में अंतिम रूप दिया जाएगा। कोर्ट ने एसओपी और अन्य उठाए जा रहे कदमों का विवरण शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 6 फरवरी निर्धारित की। कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने राज्य में गांजा, ब्राउन शुगर और प्रतिबंधित कफ सिरप की खुलेआम बिक्री से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है। सीएम से मिले झारखंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, सीएम ने दी बधाई, कहा झारखंड के लिए गौरव का क्षण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में चैंपियन बनी झारखंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर टीम में शामिल सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ्स को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये जीत पूरे झारखंड के लिए गौरव का क्षण है। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खिताब जीतना खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और जज्बे का परिणाम है। टीम के हर खिलाड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन कर राज्य का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की धरती से निकली प्रतिभा आज देश भर में अपना परचम लहरा रही है और ये जीत युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। उन्होंने टीम के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग देती रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को कानके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी रांची में 28 दिसंबर से हॉकी इंडिया लीग 2025-26 के आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। मौके पर मुख्यमंत्री को हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने इस प्रतिष्ठित हॉकी लीग के आयोजन की तैयारियों से संबंधित विस्तृत जानकारी से अवगत कराया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।